अस्सलाम वालेकुम। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 6 कैफ 7 कंपनी लॉ का। होपफुली अभी तक आप लोगों ने पिछले सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स का जो मसला होता है वो यही होता है कि जी आप लोग सुनते नहीं हैं, बार में एंड पे जाके डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, 4x, पता नहीं कितने कितने एक्स की स्पीड पे जाके आप सुनते हैं, तो वो फिर मसाइल पैदा होते हैं। ना उसकी कुछ समझ आती है और ना उसका कोई फ़ायदा है। मेरी वैसे भी कोशिश है कि आप लोगों को कोई भी एक्स ना ही लगाना पड़े। स्पीड भी मैं अपनी थोड़ी सी उस लेवल पे रखता हूँ, तो कोशिश कीजिएगा इसको इसी 1 पे ही आपने सुनना है। और सेकेंडली साथ साथ सुने, ताकि बाद में ये ना हो इतना ज़्यादा पाइलअप हो जाए कि वो कवर ही ना हो पाए हमसे। ठीक है जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स, मेंबर्स एंड रेजोल्यूशंस। ठीक है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है कैफ 7 की बुक का, उसको डिस्कस करते हैं। होपफुली बुक अभी तक सब लोगों ने ले ली होगी। सबसे पहले कमीशन की बात की जाए। कमीशन किसको कहते हैं जी? कमीशन आपने हमेशा कहना है SECP को। SECP इज योर कमीशन इन दिस बुक। जब भी यहाँ पर कमीशन की बात होगी, वो बात कर रहा होगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इससे मुराद ये है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1997 में ये बनाया गया था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन एक्ट 1997 के तहत। ठीक है जी। तो उसके तहत ये बना है। उसमें इसको डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट रेगुलेशन, डिफरेंट लॉज वगैरह बनाने की जो है इसको अथॉरिटीज़ दी गई हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटी ये है कि इसने कंपनीज को रेगुलेट करना है। किसी भी तरह की लिमिटेड कंपनी अगर आपने पाकिस्तान में बनानी है, या इवन अनलिमिटेड कंपनी अगर कंपनी बनानी है, तो आप किसके थ्रू बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ SECP के थ्रू बना सकते हैं। SECP फिर कंपनीज को देखता है कि क्या ये प्रॉपरली फॉर्मुलेट हुई है, क्या इन्होंने जिस काम के लिए बनाया गया था इनको, क्या उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को वही वाली को फॉलो कर रहे हैं जो इन्होंने कहकर बनाया था। क्या इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो तमाम रेगुलेशंस जो कंपनीज एक्ट वगैरह की उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारा काम है जी SECP का। अच्छा, अब SECP के पास जो है एक तो उसका 1997 का जो एक्ट है, जो कानून है, वो उसको इख्तियारात देता है। उसके बाद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी से मुराद क्या होता है? आज़ाद है फाइनेंशियली। उसके बाद पैसा, वाधू पैसा है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट उसको पैसा दे देती है। बाकी बहुत सा पैसा ये फीस की मद में फाइन्स वगैरह करके उधर से भी ये कमाता है कंपनी से। तो ये फाइनेंशियली ऑटोनोमस है। एडमिनिस्ट्रेटिवली काम को मुनज़्ज़म करने में, एम्प्लॉयज़ रखने में, निकालने में, सारा कुछ इसका अपना है। ऑपरेशंस वगैरह ये अपने करता है। इसको ये इंडिपेंडेंट अदारा आप इसको कह सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है जी। तो अब इसको कुछ इख्तियारात तो इसका अपना लॉ देता है, लेकिन कुछ इख्तियारात इसको कंपनीज एक्ट 2017 भी देता है, या जो पुराने कंपनी लॉज थे वो देते हैं। वो इख्तियारात क्या है? जैसे हमें पता है कि कंपनीज अगर आपने बनानी है तो आपने SECP के साथ जाके बनानी है। कंपनीज ने फिर तमाम ने अपनी डिफरेंट तरह की मीटिंग्स होती हैं, वो SECP को जमा करवानी है। कोई भी अगर आपने कर्जा लिया, उसके लिए मॉर्गेज या चार्ज के तौर पर आपने कोई सिक्योरिटी कहीं किसी बैंक को या किसी इदारे को रखवाई है, तो वो आपने रजिस्टर करवाना है जाके इनके पास। अगर आपने अपना ऑफिस चेंज करना है, वो आपने बताना है। आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आपने इसको बताना है। तो इसका मतलब है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि कंपनीज एक्ट 2017 रिक्वायर करता है कि आपने SECP को बतानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट लॉज हैं, वो SECP को इख्तियार देते हैं डिफरेंट तरह के अपनी अथॉरिटीज़ को यूज़ करने का। ठीक है जी। SECP के बाकी हमें पता है कि ये इसमें देख लें, आपके एक फेडरल जो इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, इसमें इसका हेड ऑफिस है। इसके अलावा इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं। रीजनल से मुराद के हर इलाके के अंदर। जाहिर है कराची का बंदा, उसको कोई काम है, वो थोड़ी इस्लामाबाद जाएगा। एक बंदा पेशावर में बैठा हुआ है, एक बंदा बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, हर बंदा तो नहीं वहाँ पे जाएगा। मुल्तान वाला बंदा तो नहीं ना जाएगा वहाँ पे इस्लामाबाद। तो इसलिए फिर क्या किया गया कि कोशिश की गई कि हर इलाके में भी थोड़ा सा इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, हर इलाके में भी नुमाइंदगी हो SECP की। तो जी 8 CRO का मतलब क्या है? कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। CRO कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये 8 हैं और एक हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में। अब ये 8 किस किस सिटी में है ये आप लोग देख लीजिए। जैसे कि वही ऑब्वियसली बड़े शहरों में इस्लामाबाद में है। फिर जो 4 कैपिटल सिटीज़ हैं हमारी हर प्रोविंस के, मतलब लाहौर हो गया, कराची हो गया, पेशावर हो गया, उधर से कोयटा हो गया, ये 4 सिटीज़ हो गए। एक 5वां इस्लामाबाद हो गया जिसमें रीजनल ऑफिस भी है। देन आपके मुल्तान में आ गया एक ऑफिस, एक फैसलाबाद में ऑफिस है, और एक आपका सक्खर में ऑफिस है। ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। ये पेपर में आ सकता है कि कब बना SECP, इसकी पावर्स, अथॉरिटीज़ वगैरह के ऊपर बताएं। तो ये भाई लिखी हुई हैं अथॉरिटीज़ और पावर्स भी नीचे इसकी, कि हर तरह की कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के मामलात को डील करता है। चाहे वो कंपनी सादा कोई कंपनी हो, कोई ट्रेडिंग कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस वाली हो, बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, मुदारबा कंपनी हो, कोई भी कंपनी है, उसके मामलात को SECP ने देखना है।
लेकिन दूसरी बात है कि क्या सिर्फ एससीसीपी ने देखना है? ये ज़रा बताएं इस सवाल का जवाब कि क्या कंपनीज के मामलात को सिर्फ और सिर्फ एससीसीपी देखता है? नहीं भाई, कंपनीज के मामलात को कंपनी की इनकॉर्पोरेशन और कंपनी के कंपनीज एक्ट के हवाले से एससीसीपी देखेगा। लेकिन और भी तो बड़ी चीज़ें हैं ना, इनकम टैक्स एससीसीपी का क्या काम है, उसमें एफबीआर आ जाएगा। फिर प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, उसमें प्रोविंशियल इदारे आ जाएंगे। इस तरह अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट है तो उनके अंदर तो सिक्योरिटी आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी आ जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी एससीसीपी के अलावा। तो हम यहाँ पर फिलहाल सिर्फ एससीसीपी के एक्ट्स को या फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि कंपनी के ऊपर सिर्फ एससीसीपी का इदारा बैठा हुआ है। भाई कंपनीज के ऊपर बहुत से इदारे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जब कंपनीज रजिस्टर होती हैं तो फिर सारे इदारे जौक दर जौक उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें पता है कि इनके पास मड्डी है, इनके पास पैसा है, आएंगे तो फिर पैसा कमाएंगे इनसे। क्लियर हो गया जी, ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट आ जाएगी रजिस्ट्रार की डेफिनेशन। रजिस्ट्रार की डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है। रजिस्ट्रार से मुराद वो शख्स है, बेसिक आप पहले समझ लें, जिसके पास कंपनीज अपना कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करवाने के लिए या रजिस्टर करवाने के लिए जाती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस अंडर कंपनीज एक्ट, उसने कहा जी वो बंदे जो कंपनीज एक्ट के अंडर अपने काम करते हैं, या हम देख लेते हैं बंदों के नाम मैं आपको भी बताता हूँ इजी वे में किस तरह याद रखना है आपने। तो ये आमतौर पे होता है कि अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ना, तो रजिस्ट्रेशन करने वाले बंदे को क्या बोला जाएगा? रजिस्ट्रार बोला जाएगा। इस तरह आपने मॉर्गेज चार्जेस होते हैं कि जब आपने कर्जा वगैरह लिया तो वो भी आपने जाके एससीसीपी को बताना है। एससीसीपी में कोई बंदा तो बैठा होगा ना, चपरासी को तो नहीं देना आपने जाके, ठीक है, पीएन को तो नहीं ना आपने देना वहाँ पे, या ऑफिस बॉय को तो नहीं देना आपने, या आप जो सीधा पहुँच जाएंगे जी हमारा जो चेयरमैन है एससीसीपी का हम उसको जाके देंगे। ऐसे तो नहीं है, आप किसी ना किसी शख्स को देंगे, वो जिस शख्स को आप देंगे वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ एसईसीपी, रजिस्ट्रार ऑफ कमीशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब रजिस्ट्रार की डेफिनेशन के लिए उसने बड़ी आसानी आपके लिए पैदा कर दी। उसने कहा यार कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा अपने आप को रजिस्ट्रार कह रहा है, पता नहीं है या नहीं, फलां बंदा रजिस्ट्रार के काम तो कर रहा है लेकिन रजिस्ट्रार नहीं है। उन्होंने कहा सारी कन्फ्यूजन हम आपकी दूर कर देते हैं। हर शख्स जिसका डेजिग्नेशन रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार है, इसमें तो कोई है ही नहीं ना दो रहेगा। अगर एससीसीपी ने किसी को रैंकिंग दी है, कोई डेजिग्नेशन दिया होगा कि यू आर द रजिस्ट्रार ऑफ एससीसीपी, तो ऑब्वियसली ही इज़ द रजिस्ट्रार। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल से मुराद क्या होता है कि एक बंदा एक जगह पे काम कर रहा है लेकिन वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई किसी और शख्स की भी, तो किसी और को भी भेज दिया गया कि यार आप भी यही वाला काम करो, उसको डेजिग्नेट कर दिया गया एडिशनल। हर बंदे को नहीं कि भाई कोई शख्स गया है, आप अपने तौर पर समझ लें क्या, चलो मतलब आप एक क्लाइंट हैं, आप एक कंपनी है, आप गए हैं वहाँ पर एक शख्स से काम करा, आपने कहा नहीं यार मैं इस बंदे को जाके दे देता हूँ, मैं इसको भी अज्यूम कर लेता। इस तरह नहीं है। अगर एससीसीपी ने किसी और शख्स को भी साथ अथॉरिटी दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है इस काम का, तो एडिशनल रजिस्ट्रार हो गया। ठीक है, सरकारी इदारों के अंदर शायद आप लोगों का वास्ता हो, अभी तो नहीं वैसे पढ़ा होगा इस लेवल पे, स्टेशन वालों से शायद पढ़ गया हो, तो अपने वालदैन से पूछिएगा अगर उनका कोई वास्ता किसी गवर्नमेंट इदारे से पढ़ा हो, उधर इसी तरह की हायरार्कीज होती हैं। ठीक है, मतलब है कि एक आपका डायरेक्टर है, एक सीनियर डायरेक्टर है, एक जूनियर डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, इस तरह करके। तो इधर भी उन्होंने यही बनाया, सबको खुश किया हुआ ना। ठीक है जी। तो रजिस्ट्रार से मुराद असल वाला रजिस्ट्रार भी है, रजिस्ट्रार से मुराद अगर कोई एडिशनल रजिस्ट्रार है तो उसके पास भी वही अथॉरिटीज़ हैं जो एक रजिस्ट्रार के पास हैं। फिर एक आया था जॉइंट रजिस्ट्रार। जॉइंट रजिस्ट्रार से मुराद क्या, दो चार लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो वो सारे के सारे भी उनकी पावर अथॉरिटी भी रजिस्ट्रार वाली है। फिर एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार है, उसकी भी वही है। फिर डेप्टी रजिस्ट्रार है, डेप्टी रजिस्ट्रार से मुराद कैप्टन होता है, फिर वाइस कैप्टन होता है, इस तरह एक पर्सन ऊपर है फिर उसके नीचे डेप्टी है। ठीक है, आपने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर सुने होंगे। तो डेप्टी रजिस्ट्रार है, उसको भी वो कहता है आपने रजिस्ट्रार ही समझना है। तो भाई जो आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी आगे, रजिस्ट्रार मीन्स द रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, अ डेप्टी रजिस्ट्रार एंड एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार। वो कहता है यार ये जो बंदे हैं ना सारे के सारे सेम ही मैं इनकी पावर्स या अथॉरिटी समझता हूँ। मतलब आप इनमें से किसी के पास जाके भी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, आप इनमें से किसी के पास भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन ये किसी के पास से मुराद ये है कि हर किसी को ना
SCCP ने कुछ कंपनीज एलोकेट की होती हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं किस तरह होता है तो अल्फ़ाबेटिकली होता है, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं कि पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी। लिस्टेड अनलिस्टेड का मामला इधर नहीं है। लिस्टेड अनलिस्टेड का मसला कहाँ पे है? स्टॉक मार्केट में। इधर तो भाई दो तरह की हैं, या पब्लिक लिमिटेड होंगी या प्राइवेट लिमिटेड होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर पब्लिक किसी और बंदे को दे देते हैं, अगर ज़्यादा है तो फिर तो 8-10 बंदों को दे देते हैं। फिर प्राइवेट की लाइन आ जाती है। उस प्राइवेट तो बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान में। प्राइवेट में सादा प्राइवेट भी हैं और SMC सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट भी हैं। वो भी फिर अल्फ़ाबेटिकली होता है यार, A से लेकर C तक, लेट से जितनी भी कंपनियां हैं जिनके नाम A से स्टार्ट होते हैं, B से होते हैं, C से होते हैं, हज़ारों की तादाद में ऑब्वियसली हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक आज की डेट पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आज की डेट पर जो अभी हमने भी रिसेंटली एक कंपनी रजिस्टर करवाई है, उसको जो नंबर मिला है वो तकरीबन 2,26,000 नंबर मिला है, ठीक है। इसका मतलब तकरीबन 2,26,000 के करीब कंपनीज आज तक रजिस्टर हुई हैं पाकिस्तान में। उसमें से चल कितनी रही है नहीं चल रही वो एक अलग बहस है, लेकिन जाहिर एग्जिस्ट तो करती हैं, रिकॉर्ड तो इनका है। तो इनका जो रिकॉर्ड है भाई वो फिर ABC के हिसाब से हर रजिस्ट्रार को एलोकेट कर दिया जाता है। आपने बस ये देखना होता है कि हमारा रेलिवेंट रजिस्ट्रार कौन है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन की हद तक क्या है कि हर रजिस्ट्रार को आपने रजिस्ट्रार समझना है, हर एडिशनल रजिस्ट्रार को आपने रजिस्ट्रार समझना है, हर जॉइंट रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार समझना है, हर एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्रार समझना है, हर डेप्टी रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्रार समझ लेना है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्रार वाली ही आपने अहमियत देनी है। ओके अभी बात आ गई आपको समझ? चले, अब इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ वही है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव करने होते हैं, ठीक है। और मॉर्गेज या चार्जेस, मॉर्गेज चार्जेस वैसे इसका आगे जाके चैप्टर पूरे का पूरा आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से इस बार भी क्वेश्चन आए हैं और हर बार ही आते हैं, ठीक है। तो वो हम इस इंशाल्लाह उस पर डिस्कस भी करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि जब आप बैंक के पास गए, आपने कर्जा लेना था, बैंक ने कहा कि भाई क्या सिक्योरिटी है, क्या कोलेटरल है, क्या प्लेज करवाना चाहते हो। आपने बदले में कहा कि यार ये मैं एसेट है या ये मेरा स्टॉक है, ये मैं आपके पास बतौर सिक्योरिटी रखवाना चाहता हूँ कि जब तक मैं अपना चीज़ें नहीं बेचूंगा, आपका कर्जा वापस नहीं करूँगा, आपके पास इसकी ओनरशिप है या इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप मतलब एज अ सेफ्टी आप अपने पास रख सकते हो। अगर मैं पैसे आपको वापस ना करूं, ठीक है, तो आप इसको बेचकर अपने पैसे पूरे कर सकते हो। इसको कहते हैं मॉर्गेज या चार्ज। अच्छा, अब अगर किसी आम इंसान ने ये काम करना हो ना, वाला कंपनी नहीं है, तो फिर इसके बाद जाके SCCP के साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि SCCP के साथ ताल्लुक किसका है भाई? लिमिटेड कंपनीज का है। तो अगर तो कोई आम इंसान ने या पार्टनरशिप ने करना है तो SCCP जाने की नीड ही नहीं है, उन्हें वैसे इंटरेस्टिंगली कहीं पे जाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने किया तो भाई कंपनी ने एक तो मामला अपने बैंक के साथ भी तय करने हैं, उनको भी स्टैम्प पेपर एफिडेविट वगैरह के ऊपर देना है, साथ साथ SCCP में भी जाना है रजिस्ट्रार के पास, उसको जाके जमा करवाने हैं कि भाईजान ये हमने कर्जा लिया और ये जो फलां वाली प्रॉपर्टी है हमारी, ये चार्ज पे है, ताकि कल अगर कोई बंदा आके शेयर्स खरीदता है उस कंपनी के, उसे पहले से पता हो गया इन्होंने लोगों को इतने कर्जे देने थे, और ना सिर्फ कर्जे देने थे, कर्जे के बदले में ये वाली बिल्डिंग भी जो है वो भी क्या है, चार्ज के तौर पर रखवाई हुई है। इसलिए इन्फॉर्मेशन देना लाजमी। क्लियर होगी जी बात आपको? ठीक है। ये बाकी किसी भी डायरेक्टर को बुला भी सकता है, ऑफिसर से मुराद भी नीचे पढ़ लेते हैं, डायरेक्टर्स, CEO, सेक्रेटरी वगैरह। अगर इसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको लग रहा है कि कंपनी से मुझे कोई बात पूछनी है, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी उनके डायरेक्टर CEO वगैरह को बुला सकता है, रजिस्ट्रार के पास ये अथॉरिटी है। कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह उनसे मंगवा सकता है, ठीक है। तो ये इस हवाले से बात हो गई है। अगर इसको रजिस्ट्रार को किसी मौके पर लगता है कि कंपनी के बुक्स को मैं कब्जे में ले लूँ, सीज कर दूँ, बंद कर दूँ, तो ये भी इसके पास अथॉरिटी है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी एक टाइमिंग होती है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे किसी शेयर होल्डर ने जाके शिकायत कर दी SCCP में किसी रजिस्ट्रार को के साथ 2 नंबरी हो रही है हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है, वो आप लोगों ने एक वीडियो देखी हुई है, तो वो अगर उसने जाके माइक में बता दिया कि यहाँ पे ये काम हो रहे हैं, टैक्स फ्रॉड हो रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, तो अब उसने क्या करना है, रजिस्ट्रार ने, रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही कैन सीज ऑल द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एज ही डीम फिट। सही है, जैसे उसको लगता है मुनासिब, भाई उसका क्या है, वो चीज़ों को रिकॉर्ड में अपने लेकर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। अच्छी खासी अथॉरिटी है भाई इसकी, ठीक है। नीचे आ गई ऑफिसर। ऑफिसर से मुराद डायरेक्टर है, उसके लिए एक जनरल टर्म निकल आई ऑफिसर, मतलब है कि ऑफिसर के अंदर डिफरेंट चीज़, ऑफिसर इज़ अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। तो ऑफिसर जो है आपने जो अगर हम इस इधर लिख ही लें तो आपने भाई ऑफिसर, उसमें डायरेक्टर भी आ सकता है, डायरेक्टर को भी ऑफिसर के उसमें एम्बिट में ले आते हैं। CEO जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, वो नाम में खैर ऑफिसर है। फिर आप आगे आ रहे CFO, नाम में उसके भी ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर आप आगे रहे सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी ये भी आपका आ गया। और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, या इनके अलावा भी अगर कंपनी या डायरेक्टर्स लिख कर कह देते हैं ये मिस्टर फलां हमारी तरफ से ऑथराइज्ड है हमें प्रेजेंट करने के लिए, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एससीसीबी में, तो वो भी ऑफिसर ही कहलाएगा। तो इसका मतलब ऑफिसर से मुराद कंपनी के ज़ुमरे में कंपनी का कोई भी डायरेक्टर ऑफिसर है, कंपनी का सीईओ ऑफिसर है, कंपनी का सीएफओ ऑफिसर है, कंपनी का सेक्रेटरी ऑफिसर है, और इसके अलावा भी कंपनी जिस शख्स को ऑथराइज कर ले फॉर रिप्रेजेंटेशन बिफोर एससीसीपी ही और शी विल बी कॉल्ड एन ऑफिसर। क्लियर है जी बात आपको। नेक्स्ट आ रहे बोर्ड से क्या, बोर्ड से मुराद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहते हैं। एक कंपनी उसके 3 डायरेक्टर्स है, तीनों को इकट्ठा बुलाना हो तो हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इधर आओ, ठीक है, तो हम बोर्ड उनको लिए वर्ड यूज़ कर देंगे। एक कंपनी उसके 15 डायरेक्टर्स है, 15 के 15 को बुलाना हो इकट्ठा तो क्या कहेंगे बोर्ड इधर आओ, बोर्ड आ जाएगा उठा के, ठीक है। तो अब बोर्ड की भी मीटिंग्स होती हैं, सही है। मीटिंग से मुराद है कि जब भी आपने किसी ने भी डिसीजन कोई ना कोई करना होता है, जैसे शेयर होल्डर्स ने डिसीजन करना है तो हमने उनकी मीटिंग्स का एक नाम रखा गया था, वो लिखा हुआ था, मैंने कहा ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, बताएं क्या है, पीछे जाके देखें ज़रा, आपको बताना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स को क्या बोला जाता है, बताएं जी जल्दी जल्दी। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को पहुंच गए पीछे, क्या बोला जाता है, जनरल मीटिंग्स बोला जाता है, जहां पर हमने ये बात की थी कि जब शेयर्स ट्रांसफर होते हैं तो कौन कौन से राइट्स ट्रांसफर होते हैं। हमने वहां पर कहा था टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग के साथ हमने लिखा था शेयर होल्डर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं। फिलहाल ये लिख लें, आगे जाके डिटेल में हम पढ़ेंगे कि जनरल मीटिंग्स क्या होती हैं, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी जनरल मीटिंग, कोई भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग, दैट विल बी कॉल्ड अ जनरल मीटिंग, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टर्स आपस में मीटिंग कर रहे हो, डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन क्या तमाम के तमाम शेयर होल्डर्स डायरेक्टर हैं? 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, क्या 10,000 डायरेक्टर भी हैं? नहीं भाई, डायरेक्टर तो 15, 20, 7, 10 इतने के हैं। तो डायरेक्टर का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना मस्ट है, लेकिन हर शेयर होल्डर का डायरेक्टर होना मस्ट नहीं है भाई। तो अगर तो मेंबर्स मिल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ जनरल मीटिंग। अगर डायरेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं टू डिस्कस डिफरेंट थिंग्स, जो कि हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, कब कब मिलते हैं, किस तरह मिलते हैं, ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। इनको क्या कहते हैं, बोर्ड की मीटिंग, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। तो आप बोर्ड के साथ बीओडी भी लिख लें, क्योंकि ये टर्म अक्सर यूज़ होती है और हम ये एब्रीवेशन यूज़ भी क्या करेंगे। बीओडी का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट टर्म जी आ गई मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, ये हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया हुआ है। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी से मुराद क्या, मालिक ऑफ अ कंपनी, ठीक है। कंपनी का जो मालिक है, जिसकी कंपनी में मिल्कियत है, 2 तरह से मिल्कियत आ सकती है। एक है शेयर होल्डिंग, परचेज करके। शेयर होल्डिंग अगर आप परचेज करते हो, कंपनी के एसेट्स को आप खरीद लेते हो, आप जितना भी आप खरीदना चाहते हैं, कंपनी के शेयर कैपिटल को खरीद लेते हो, आपका पैसा सारा किसके पास चला गया, कंपनी के पास, ठीक है, और आपने उनकी शेयर होल्डिंग ले ली, आप बन गए शेयर होल्डर। यू आर ऑल्सो कॉल्ड अ मेंबर, क्योंकि मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है, शेयर होल्डर उसी के अंडर टर्म आ जाती है, ठीक है। दूसरा आ जाता है ऐसे लोग जिन्होंने शेयर होल्डिंग नहीं खरीदी, लेकिन उन्होंने कंपनी को दिया गारंटी के भाई इन केस ऑफ योर डिफॉल्ट, इन केस ऑफ योर वाइंडिंग अप, इन केस ऑफ योर लिक्विडेशन, हम आपके कर्जों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी जितनी अमाउंट तक हम गारंटी दे रहे हैं। इसको हमने डिटेल में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब वो बंदे को शेयर होल्डर नहीं कह सकते अगर उसने शेयर्स नहीं लिए हुए। मतलब है कि अगर एक कंपनी है सिर्फ और सिर्फ गारंटी लिमिटेड है, वो लिमिटेड बाय शेयर्स है ही नहीं, सिर्फ गारंटी है, तो जब शेयर्स ही नहीं है तो शेयर होल्डर तो नहीं कह सकते उसको। अब फिर हम उसको क्या कहते हैं, गारंटी होल्डर। उस गारंटी होल्डर को फिर मेंबर भी कहा जा सकता है। जैसे कि एक शेयर होल्डर को मेंबर कहा जा सकता है, इस तरह गारंटी होल्डर को भी मेंबर कहा जा सकता है। अब ये ज़रा बताएं बात, मैं कह सकता हूँ कि हर शेयर होल्डर मेंबर भी है? क्या बात की जा सकती है कि एवरी शेयर होल्डर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ मेंबर ऑफ अ कंपनी? बिल्कुल कही जा सकती है। लेकिन क्या अगर मैं ये कहूं कि एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ये बात सही है? ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि मेंबर के अंदर 2 लोग आए थे, शेयर होल्डर भी और गारंटी वाला भी। तो इसलिए हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं है, हो सकता है वो गारंटी वाला हो, लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर भी है, हर गारंटी होल्डर मेंबर भी है। ओके हो गया जी बात। तो ये आप ज़रा इसको समझ गए होंगे। इसकी ज़रा डेफिनेशन इंटरेस्टिंग है थोड़ी, वो देखें। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। एक तो बात यहाँ एंड एवरी अदर पर्सन को बाहर में डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि भाईजान जब आपने कंपनी को रजिस्टर करवाना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है, रजिस्ट्रेशन के साथ इनकॉर्पोरेशन वर्ड भी लिख लें, ये भी यूज़ होता है और ये प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा,
जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाने गए तो आपने वहाँ पर एक मेमोरेंडम, 2 डॉक्यूमेंट्स का आपको पता है ना, अभी बाकी आगे आएगी इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एक मेमोरेंडम है, एक क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम के अंदर हमने कहा था 6 क्लॉजेज होती हैं, जिसमें एक का आपको पता है लायबिलिटी क्लॉज, उसी में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसी में ना डॉक्यूमेंट के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप पहले क्या लिखोगे, कंपनी का नेम आ गया, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल आ गया, वो कर लेते हैं डिस्कस क्या होता है। कंपनी का ऑब्जेक्ट आ गया, क्या करना चाहती है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमारी क्या है, कंपनी का एड्रेस आ गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, लायबिलिटी आ गई। और एंड पे होती है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज से मुराद क्या है कि भाई ये जो हमारे नीचे 1 2 4 5 जितने भी बंदे हैं, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हैं, हम ये अंडरटेक कर रहे हैं, हम ये हल्फ दे रहे हैं या ये दावा कर रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम एक कंपनी बनाने में इंटरेस्टेड हैं, हम सब्सक्राइबर्स हैं। हम क्या हैं भाई, सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कंपनी के सबसे पहले वाले शेयर होल्डर्स को क्या बोला जाता है, तो आप, या मेंबर्स को क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी आर डीम्ड टू बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइबर वर्ड यूज ही उनके लिए किया जाता है, या प्रोमोटर्स, इवन प्रोमोटर वर्ड भी, क्योंकि कंपनी की प्रमोशन होती है ना, स्टार्ट इनकॉर्पोरेशन है कंपनी की। प्रोमोटर या सब्सक्राइबर ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिन्होंने साइन करके कहा था कि हाँ भाई हम कंपनी बनाना चाहते हैं, दे आर कॉल्ड द सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी। जब उन्होंने कह दिया कि हम बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कोई ना कोई शेयर होल्डिंग भी खरीदी है, मस्ट है, या अगर वो गारंटी वाली है तो उन्होंने कोई ना कोई गारंटी भी दे दी है। इसका मतलब कि कंपनी के सबसे पहले वाले शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कौन होते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही बन जाते हैं। क्लियर है भाई। यहाँ पर ना आप एक वो कोमा लगा लें, मतलब आपको समझ आ जाए कि यार एक किस्म के मेंबर की तो ये बात होगी ना, ये वो वाले मेंबर्स हैं जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन करके सब्सक्राइब किया है कि हाँ भाई हम कंपनी बनाना चाहते हैं, वो मेंबर्स बन चुके हैं। दे आर कॉल्ड सब्सक्राइबर्स स्पेसिफिकली, बट दे आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, फर्स्ट मेंबर्स ये बन गए। लेकिन उसके साथ एंड एवरी अदर पर्सन, लेकिन इनके अलावा भी तो हैं। क्या जब कंपनी बनी थी सिर्फ उस वक्त ही लोगों ने शेयर्स खरीदने हैं, बाद में नहीं कोई खरीद सकता? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 20 50 साल बाद कोई नया बंदा नहीं आ सकता यार मुझे भी कंपनी के शेयर्स दो, या कंपनी किसी और को शेयर्स नहीं बेच सकती? बेच सकती है भाई। क्या बाद में कोई नया बंदा आके गारंटी नहीं दे सकता? क्या बाद में कभी कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं होनी? ऑब्वियसली होनी है ब्रो, सही है। तो जब बाद में भी आपको ज़रूरत पड़नी है, तो जो बाद में आके लोग भी कहेंगे कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स, तो वो मेंबर बन गए। जो लोग बाद में आके कह रहे हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं इतनी इतनी अमाउंट की, तो वो बाद में आके भी मेंबर्स बन सकते हैं। जो इसलिए ना उन्होंने टर्म ही अलग कर दिया, उन्होंने कहा मिक्सचर नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ मेंबर वर्ड यूज़ करते या सिर्फ शेयर होल्डर वर्ड यूज़ करते तो बाद वाले और पहले वालों को आप डिफरेंट नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उन्होंने इसलिए कहा कि भाई जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मौजूद थे, सही है, बानी जो थे, बानियों को क्या बोला जाता है, सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी, वो भी मेंबर्स हैं, बाद वाले भी मेंबर्स हैं। वैल्यू दोनों की सेम है, ये नहीं कि बानी थे तो हम पता नहीं क्या है, सबकी वैल्यू सेम है, उनके भी वही वोटिंग राइट्स हैं जो बाद वालों के, ठीक है। चलें जी, पहले तो मेंबर्स सब्सक्राइबर्स हो गए, एंड एवरी अदर पर्सन, और इसके अलावा कोई भी शख्स, टू होम इज अलॉटेड और हु बिकम्स द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स, जो किसी भी किस्म के शेयर्स, ये किस्म डिफरेंट होती हैं। आसान सा अगर आप लोगों को मैं याद करवाऊँ फिलहाल, तो आपने पढ़ा होगा ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से होते हैं, जिनके पास वोटिंग का राइट होता है लेकिन इनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फिक्स बात नहीं है। जबकि प्रेफरेंस वाले कौन से हैं, इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है और इनको मिलता भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले है, लेकिन इनके वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये आप लिख लें इधर अगर लिखना चाहते हैं। तो उसने कहा कि भाई एक तो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी आपने मेंबर्स ही बोलना है। इसके अलावा वो शख्स जिसको बाद में जाके कंपनी को किसी भी तरह का शेयर अलॉट हुआ है तो वो भी मेंबर बन गया, उस टाइम पे शेयर होल्डर बन गया। तो शेयर होल्डर क्या होता है, मेंबर होता है। और इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है ही नहीं, मतलब कि वो कौन सी है, गारंटी लिमिटेड कंपनी है। ऐसे बंदे, एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है, मेंबर से मुराद क्या है, वो गारंटी दे रहा है, आगे ब्रैकेट में लिख लें, वो बंदा गारंटी दे रहा है, क्योंकि शेयर्स तो है ही नहीं, शेयर्स तो नहीं वो खरीद रहा, वो क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। तो 3 तरह के लोग फिर आ गए यहाँ पे, ठीक है। नीचे उसने लिखा एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि भाई पहले नंबर पर तो आपके जो हैं
सब्सक्राइबर्स हो गए। दूसरे नंबर पे उसने कहा शेयर होल्डर, जो किसी भी तरह का शेयर आपको खरीदते हैं, या आपके बाद वाले गारंटी होल्डर जिन्होंने आपको गारंटी दी हुई है क्योंकि आपकी कंपनी शेयर्स तो इशू नहीं कर रही, और उनके नाम रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर से मुराद वैसे आमतौर पे अब सॉफ्ट में चीज़ें चलती हैं, ऑनलाइन ही होता है, लेकिन लेट से एक कॉपी के अंदर आपने उनका नाम लिख लिया है, फलां बंदे ने इस डेट को आके इतने शेयर्स खरीदे हैं, इतने पैसे दिए हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बन गया, ठीक है। उसके अंदर जिनके नाम लिखे हुए हैं, तो ये लोग क्या बन चुके हैं, तमाम के तमाम मेंबर्स कहलाएंगे। किसी को किसी पर फोकियत हासिल यहाँ पे नहीं है। ओके जी, कोई ये नहीं कह सकता मैं पुराना हूँ, मैं नया हूँ। एग्जाम्पल देखें, अदील इज अ मेंबर ऑफ एबीसी गारंटी लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड है, विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो क्या अदील को शेयर होल्डर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है भाई। अदील साहब सिंपल एक क्या है, मेंबर हैं। ओके, अदील हैज़ गारंटी टू कंट्रीब्यूट अमाउंट टू अप टू ₹1 मिलियन इफ नीडेड इन केस ऑफ वाइंडिंग। उसने कहा भाई मैं 1 मिलियन तक आपको देने को तैयार हूँ, ठीक है। अदील साहब क्या मेंबर हैं, शेयर होल्डर नहीं हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल, मारिया अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ मारिया ने भी 7-8 लोगों ने मिलकर क्या किया, सब्सक्राइब्ड अ मेमोरेंडम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड। एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड थी, उसको रजिस्टर करवाया जा रहा था, मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट बना, उसके ऊपर कोई 7-8 लोगों ने साइन कर दिए। अब क्योंकि उन्होंने साइन कर दिए, ये क्या बन गए, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ओके भाई, नीचे उन्होंने लिखा कि जी द कंपनी हैज़ बिन रजिस्टर्ड बट शेयर सर्टिफिकेट्स हैव नॉट बिन प्रिंटेड एंड अलॉटेड येट। आपका जो है शेयर जो है कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन अभी तक शेयर सर्टिफिकेट से मुराद गया कि प्रॉपर्ली शेयर एलोकेट करना, क्योंकि देखें कंपनी रजिस्टर होगी तो शेयर एलोकेट करेंगे ना। अभी तो कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले उन्होंने साइन किए हैं, ये साइन करेंगे तब जाके कंपनी रजिस्टर होगी, कंपनी रजिस्टर होगी तो शेयर सर्टिफिकेट एलोकेट एक आपको दिया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट ऐसे आमतौर पे ये भी अब प्रैक्टिकली नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है, लेकिन पुराने दौर में क्या था, एक सर्टिफिकेट तक बनाकर दे दिया जाता था, इतने इतने शेयर्स हैं इस बंदे के, ठीक है। तो वो अभी नहीं दिया गया, लेकिन हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि भाईजान अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप मेंबर भी बन चुके हो, चाहे शेयर्स मिले हैं अभी या नहीं मिले, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ओके, हो गया, क्लियर है भाई। नेक्स्ट आ रहे टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। मेंबर्स जो है भाई डिफरेंट तरह की रेजोल्यूशंस, करारदाद पेश करते हैं। आपने सुना होगा नेशनल असम्बली के अंदर आ रहा होता है अक्सर, करारदाद पेश की गई, फ़लस्तीन की हमायत में करारदाद पेश कर दी गई, मियाँ साहब को वापस वेलकम करने के लिए करारदाद पेश कर दी गई, ठीक है, और आपको पता है कि उनकी हमायत में भी करारदाद पेश कर दी गई। अब ये देखें, ये करारदाद जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेजोल्यूशन। जब भी कभी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ने कोई चीज़ डिसाइड करनी हो तो उसमें फिर आप पहले से डिफाइन कर लेते हो कि भाई, सादा बात तो समझ आती है ना कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, कि भाई मेजॉरिटी जो बात कहेगी उसको हम मानेंगे, ये एक रेजोल्यूशन है, ठीक है। जहाँ मेजॉरिटी से मुराद अब क्या है कि 50% से एक भी ज़्यादा हो गया ना, एक बंदा नहीं, कुछ परसेंटेज ही ज़्यादा होगी इवन, ठीक है, अगर वोट्स की बात हो रही है तो वो होगी करारदाद आपकी मंजूर होगी, ये मेजॉरिटी वाली है। लेकिन कुछ क्या तमाम मेजॉरिटी वाली होती हैं। आप ये देखें कि आपके मुल्क के अंदर पाकिस्तान में हर जो पार्टी है वो आके ये क्यों कहती है कि हमें 2/3 अक्सरियत दें, 2/3 मेजोरिटी दें। 2/3 क्यों मांग रहे हैं यार? उनको तो सिंपल कहना चाहिए कि हमें 51% मेजोरिटी दें, ये नहीं कहना चाहिए 51% मेजोरिटी दें हम आके कमाल कर देंगे। वो क्यों नहीं 51% मांगते? 2 रीज़न्स हैं उसके। एक तो रीज़न ये है कि भाई 51% से 49 होते हुए टाइम नहीं लगता है, हम लोगों ने देख लिया अच्छे से, ठीक है। 9 अप्रैल 2000 जो हमारा 22 था उसके अंदर हमने ये देखा है कि किस तरह वो ये सीन होता है। एक तो ये रीज़न है, इसलिए वो कहते हैं भाई हमें थोड़ी तगड़ी हुकूमत मिले ना, ताकि हम रह तो सकें, ये ना हो गया डेली कोई कॉल आ रही है कि आपको साइड पे कर रहे हैं फला। दूसरी बात इससे भी इम्पोर्टेंट है, कुछ कानून हैं वो आप 50% मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान में पास कर सकते हैं रेजोल्यूशन, मतलब नेशनल असम्बली में 50% से हुआ, 51% सही है। आप सेनेट में गए, उधर 50% से ज़्यादा पड़ गए हैं तो जी चलो बन गया। लेकिन जो आइनी तरमीम होती हैं, कानूनी अमेंडमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर, वो होती हैं मिनिमम 2/3 के साथ। वहाँ पे आपको 2/3 2/3 अक्सरियत चाहिए। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अगर एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट की गई है नेशनल असम्बली या सेनेट के अंदर, वो जितनी मर्जी अच्छी हो, वो जितनी मर्जी कमाल हो, बड़ी ही अच्छी भी आपने लिख दी है, अपोजिशन जो है उसने हमेशा ही उसको रिजेक्ट करना है। ऐसे ही है,
अपोजिशन ने बस वो एक ना पढ़ना है ना सुनना है, सुम्मुम बुकमुन उम्यून, उन्होंने सिंपल क्या करना है भाई, हमने करना ही नहीं है इसको एक्सेप्ट, क्योंकि आदत बन गई है ना कि जो भी उधर से आएगा हुकूमती बेंचेस से हमने उसको नहीं मानना। इसलिए वो कहते हैं 2/3 मेजोरिटी दी जाए ताकि हम क्या है बड़े बड़े काम कर सकें। इसका मतलब है कि भाई एक कोई जनरल, वैसे लॉजिकल भी बात ना कि अगर कुछ बड़ा करना हो तो भाई 2/3 तो हो ना कम से कम, 75% आपके 66% या इससे थोड़ा ज़्यादा ये लोग तो एक्सेप्ट करें कि हम इसको करना चाह रहे हैं। सिर्फ 50% की बजाय अगर कोई काम ऐसा है जो ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, तो फिर ज़्यादा लोग उसके हक में वोट दें। 50% तो इधर उधर से पकड़ तकड़ के आप पूरा कर देंगे। बड़ी चीज़ों के लिए इसका मतलब क्या है कि 2/3 होना एक लॉजिकल सी बात है। तो इधर भी वही बात है। वो यहाँ पर ये कहता है कि अगर तो सिंपल मेजोरिटी हो, 50% से थोड़ी ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए कोई चीज़ पास करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या बोला जाता है? आम करारदाद, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं भाई? जहां पर आपकी दो तरह की रेजोल्यूशन होगी, एक आपकी हो गई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक आपकी होगी स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से मुराद क्या है? जहां पर 50% से ज्यादा वोट हक में पड़ गए, मामला समाप्त हो गया, फैसला हो गया। ठीक है, ये होते हैं ऑर्डिनरी कामों के लिए, नाम से जाहिर है, छोटे मोटे रूटीन के मैटर्स, ऑर्डिनरी मैटर्स। स्पेशल जो भाई कोई बड़ा काम हो, वहां पर फिर 50% नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने कंपनी की लाइबिलिटी ही चेंज करने का सोच लिया है, आपने कंपनी का ऑथराइज कैपिटल चेंज करने का सोच लिया है, आपने कंपनी का नेम चेंज करने का सोच लिया है, बिजनेस लाइन चेंज करने का सोच, ये बड़े बड़े काम है ना, ये सिर्फ 50% लोगों से क्यों करवाने हैं? ज़्यादा लोगों की राय लो। तो अगर 2/3 मेजॉरिटी से चीज़ें हो रही हों, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 3/4 मेजॉरिटी से हो रही हो तो क्या बोलते हैं? 75%। इसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी। तो अगर 3/4 मेजॉरिटी से चीज़ें हो रही हैं, 2/3 सॉरी वो बाई मिस्टेक हो गया, 3/4 मेजोरिटी से 75% अगर आपके एक हक में वोट पड़ रहे हैं, रिक्वायर्ड है इतना, तो इसको स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है वो ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे आएगी मैं आपको बताऊंगा। इसको आपने याद रखना है स्पेशली, सही है कि स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पे रिक्वायर्ड है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्योंकि कानून में देखें यही तो चीज़ें टेस्ट करने वाली, वरना तो छोटा सा सिलेबस है आपका कि कहाँ पर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, कहाँ पर दूसरी पास करनी है, कितने डेज पहले नोटिस भेजना है, ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। तो जी आयतें इस पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वोटिंग राइट्स, हर शेयर होल्डर का या हर मेंबर का हमें पता वोटिंग राइट है। वोट करने का हक आप लोगों को पता ही है, जितना बड़ा आपका हक है। कितने दिन लग गए उनको, अभी तक लगे हुए हैं गिनने, तो वोटिंग का इतना ज़बरदस्त हक है। तो भाई कंपनी के पास भी जो मेंबर्स हैं उनका वोटिंग का हक है। आ जाए, वोटिंग राइट्स मीन्स द राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी ऑन एनी मैटर इन अ मीटिंग ऑफ द कंपनी। मीटिंग ऑफ द कंपनी से मुराद होता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, मतलब जनरल मीटिंग को मीटिंग ऑफ द कंपनी एक आम सा लफ्ज़ है, ये भी बोला जाता है। जब भी बोर्ड मीटिंग की बात होगी वो डायरेक्टर्स मीटिंग या बोर्ड मीटिंग उसको कहेगा। मीटिंग ऑफ द कंपनी से मुराद क्या होगा? शेयर होल्डर्स की मीटिंग या आपकी जनरल मीटिंग। ठीक है। वोटिंग राइट्स मीन द राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी टू वोट ऑन एनी मैटर इन अ मीटिंग ऑफ द कंपनी। मीटिंग के अंदर कोई भी मैटर है उसके ऊपर बात करनी है, आइदर प्रेजेंट, वहाँ पर मौजूद होकर भी, सही है, शख्स मौजूद है फिजिकली, और थ्रू वीडियो लिंक। आजकल आपको पता है आईटी का दौर है, तो वीडियो लिंक के थ्रू भी वीडियो भी आ सकती है, उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। या आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कब कब वीडियो लिंक के थ्रू होती है, कब नहीं हो सकती है, हम बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप इसमें लिख लें, नंबर इसको लगा लें कि पहला नंबर आ गया आइदर प्रेजेंट होके, दूसरा क्या है वीडियो लिंक के थ्रू, तीसरे नंबर पे क्या है बाय प्रॉक्सी। प्रॉक्सी आप लोगों को पता ही है, एफएससी वगैरह में या उससे पहले जब अटेंडेंस लगती थी तो वो दोस्त नहीं आया हुआ तो बारीक आवाज़ निकाल के आप कहते होंगे प्रेजेंट सर, वो क्या होती है प्रॉक्सी, कि आप किसी की जगह पर, लेकिन ये लीगल प्रॉक्सी है। लीगल प्रॉक्सी इन अ सेंस कि जिस शख्स ने अपना वोट दिलवाना है वो पहले लिख कर एक फॉर्म के ऊपर, वो फॉर्म कंपनी पहले भेजती है कि भाई जिसने प्रॉक्सी लिखवानी है वो इधर फिल कर दे, तो आप पहले फिल कर देते, मिस्टर अली जो है वो मेरे हक में जिसको चाहे वोट दे सकता है, मैंने उसको अलाउ किया। ये मतलब लीगल प्रॉक्सी है, चोरी वाली प्रॉक्सी नहीं है जो आप लोग करते हैं। तो 3 तरीके हो गए, प्रेजेंट होकर भी वोट दिया जा सकता है, वीडियो लिंक के थ्रू भी वोट दिया जा सकता है, प्रॉक्सी के थ्रू किसी और को कहकर उससे भी वोट दिया जा सकता है। पोस्टल बैलेट का मतलब है कि भाई बैलेट पेपर के थ्रू भी वोट दिया जा सकता है, भिजवा सकते हैं बैलेट पेपर लिख कर उसके अंदर बंद करके, इसके थ्रू भी वोटिंग हो सकती है। तो वोटिंग आपकी 4 तरीकों से होगी भाई।
ओके हो गया। प्रोवाइडेड दैट अटेंडिंग ऑफ मीटिंग थ्रू वीडियो लिंक शैल बी सब्जेक्ट टू सच फैसिलिटी। उसने कहा ये जो वीडियो लिंक वाली बात है ना, ये सिर्फ तब अलाउ की जाएगी जब कंपनी ने कोई फैसिलिटी इसके लिए दे। मतलब वीडियो लिंक से मुराद ये नहीं है कि व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके हाँ भाई मैं, ये वाला तरीका नहीं है। जूम के ऊपर अपनी मर्जी से लगे हुए, ये तरीका नहीं है। इसकी फैसिलिटी जो है ये आपका कंपनी देती है, सही है, कंपनी इसकी फैसिलिटी अरेंज करती है। इसका तरीकाकार वैसे आगे जाके पढ़ना है, थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ कि अगर किसी शहर के अंदर 10% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स मौजूद हैं या मेंबर्स मौजूद हैं, इनके पास 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जाके अब जो मीटिंग होती है आमतौर पे वो हेड ऑफिस में होती है, हेड ऑफिस वाले सिटी में। अब लेट्स से कंपनी का हेड ऑफिस है कराची में, लेकिन उसके मेंबर्स जो हैं वो मुल्तान में भी बैठे हैं, फैसलाबाद में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं। अब अगर किसी सिटी में थोड़े ज़्यादा मेंबर, मतलब 10% से ज़्यादा मेंबर्स हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम कराची क्यों जाएं, तो वो कंपनी को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एक यहाँ पर एक फैसिलिटी अरेंज करवा दी जाए। कंपनी फिर क्या करती है, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पर एक फैसिलिटी अरेंज कर देती है। फैसिलिटी से मुराद क्या है कि वहाँ पर एक प्रॉपर कोई एक रूम वगैरह लेकर उधर जाकर फिर लोग वोट देते हैं। ये नहीं है कि पर्सनली अपने अपने मोबाइल से देना है। बात आ गई आपको समझ। जो वीडियो लिंक वाली फैसिलिटी है ये कंपनी ने ही एक एरिया डेजिग्नेट करना है, एक एरिया स्पेसिफाई करना, वहाँ पर जाके आप वीडियो लिंक के थ्रू बात भी कर सकते हैं, वोटिंग भी दे सकते हैं। ओके हो गया जी बात। चलें, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है कि भाई रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% प्लस ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटाइटल्ड टू वोट, वो लोग जो वोट देने के लिए इंटाइटल्ड हैं। अब इसने ये बात क्यों लिखी है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मेंबर में शेयर होल्डर्स भी आए थे, और शेयर होल्डर में हमने कहा था कि हर क्लास का शेयर होल्डर, मतलब जिसने कोई भी शेयर्स खरीदे हैं, ऑर्डिनरी वाले भी प्रेफरेंस वाले भी आ जाएंगे। अब आपको पता है कि प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग का राइट ही नहीं है, इसलिए उसने ये बात यहाँ पर लिखी है कि भाई वोटिंग सिर्फ जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग वोट कर सकते हैं हु आर इंटाइटल्ड टू वोट, जिनको वोट करने का इख्तियार दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब वो प्रेजेंट होकर भी दे सकते हैं, बाय प्रॉक्सी दे सकते हैं, वीडियो लिंक के थ्रू, और जो भी है पोस्टल बैलेट वगैरह वो आपने सारे लिख देने हैं। ओके हो गया जी। एज प्रोवाइडेड इन दी आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स के अंदर ये डिटेल वाली बातें आर्टिकल्स में लिखी होती हैं कि आपने वोट शोट किस तरह देने हैं। ओके। दूसरे नंबर पे स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है भाई, आपकी 3/4 मेजोरिटी, 3/4 से मुराद क्या है 75%, नॉट लेस देन 75% लोग किसी एक हक में वोट देंगे, उसको कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। ये भी वही लोग हैं जो इंटाइटल्ड हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस देना भी ज़रूरी है। नोटिस से मुराद क्या है कि 21 दिन पहले, क्योंकि बात वही है, बड़ा मामला है, कोई ज़रा बड़ी बात डिस्कस होने वाली है यहाँ पर, तो फ़ौरन ये ना हो कि आज ऐलान हुआ कल भाग के मीटिंग करवा लें, नहीं नहीं नहीं, आपने 21 दिन पहले नोटिस देना है आप। ठीक है। आप देखें प्राइम मिनिस्टर का मुल्क में इलेक्शन होता है, ये आमतौर पे 2-4 दिन का नोटिस देते हैं, करवाते हैं, क्यों? क्योंकि उधर 50% वाली चलती है, उधर ऑर्डिनरी चलती है। लेकिन अगर 75% वाली हो, ठीक है, आपने कोई अमेंडमेंट पास करनी है मुल्क में भी, ये तो मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लानी है, उधर 21 दिन का उधर भी कम से कम नोटिस है। ठीक है। तो यहाँ पर भी भाई अगर कंपनी ने कोई ऑफिस चेंज करना है, ऑफिस भी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस वाला, ठीक है, ये आगे डिटेल में कर लेंगे, नेम चेंज करना है, बिजनेस लाइन चेंज करनी है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी। उसके लिए आपने कम से कम 21 दिन का नोटिस देना है अपने तमाम के तमाम उन लोगों को जो वोट देना चाहते हैं। ठीक है, उनको 21 दिन का नोटिस आ जाएगा। लेकिन नीचे ही उन्होंने एक बात कर दी है। उन्होंने क्या बात की है, अच्छा ऊपर बात हो रही है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के लिए नॉट लेस देन 75 या 3/4 आपने याद रखना है। ठीक है, नॉट लेस देन 3/4 लोग उसके हक में वोट देंगे तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कंसीडर की जाएगी, वरना वो पास नहीं होगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, और 21 दिन का नोटिस आपने देना। लेकिन उन्होंने साथ ही एक बात की है भाई कि प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इफ़ ऑल मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट, जो जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे वो ये एग्री कर जाते हैं कि यार 21 दिन की ज़रूरत नहीं है, 21 दिन से कम का नोटिस दे दो, जल्दी कर लेते हैं मामला, तमाम के तमाम मेंबर्स का एग्री होना इस बात पे ज़रूरी है। वोटिंग में हो सकता है कि वो एग्री ना करें आपस में, लेकिन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जी 21 दिन की बजाय 7 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का नोटिस कर लो। ठीक बात आई आपको समझ। स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 3/4 मेंबर्स का की जो वोट्स हैं वो एक हक में पड़ने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर मेंबर्स कहते हैं कि अगर 21 दिन वेट नहीं किया जा सकता, तो तमाम के तमाम मेंबर्स, यहाँ पर अब 3/4 नहीं है,
ऑल दी मेंबर्स, वो तमाम मेंबर्स एग्री करेंगे आपस में, कंपनी को लिख कर दे देंगे साइन करके कि भाईजान 21 दिन बहुत दूर है, अभी जल्दी जल्दी करवाओ वोटिंग और हम वोट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब क्या ज़रूरी है कि वो 21 दिन वोट करवाने वाले, इस 21 दिन से पहले वाले बंदे जो हैं वो सारे के सारे एक हक में वोट दें? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ इस बार पे एग्रीमेंट किया है कि 21 दिन से पहले वोटिंग करवाई जाए। ठीक है, हो सकता है कि वोटिंग के बाद पता लगे 50% लोगों ने भी एक हक में वोट नहीं दिया, वो एक अलग बात है। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है जी, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्स मोर देन सिंपल। वो दोबारा इस पर ज़रा फोकस कर रहा है, गौर कर रहा है कि भाई सिर्फ सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, आपको एक 21 डेज का नोटिस भी आपने देना है। दिस इम्प्लाइज दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है जी, तो ये बड़े बड़े मैटर्स के लिए रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन देख लें जी, होपफुली ये समझ आ गई होगी आप लोगों को कि रेजोल्यूशन आपकी, कोई भी रेजोल्यूशन से मुराद क्या है, मीटिंग के अंदर कोई भी जो बात एग्री की जाती है उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। और ये दो तरह की हो सकती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर तो रूटीन के मामलात हैं तो उसके ऊपर आपका 50% प्लस, मतलब कि हाफ से ज़्यादा लोग अगर एक हक में वोट दे रहे हैं तो रेजोल्यूशन पास की जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसके लिए फ़िलहाल जो है कुछ चीज़ों में बस नोटिस रिक्वायर्ड होता है। नोटिस भी किसी और वजह से रिक्वायर्ड है, रेजोल्यूशन के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ भी ये याद रखेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए नोटिस इटसेल्फ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन चाहे मीटिंग स्पेशल आपको फिर उसके लिए बुलानी पड़े, उसके लिए कम से कम 21 दिन का नोटिस रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर तमाम मेंबर्स एग्री कर जाएं कि हम 21 दिन से पहले ही अटेंड करने को तैयार हैं तो वो पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जी, अंडर द प्रोविजंस डिस्कस हाउ अ पर्सन मे बिकम अ मेंबर। मेंबर बता रहे हैं जी, सब्सक्राइबर जो हैं वो मेंबर होते हैं। इसके अलावा जिनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं या जिन्होंने गारंटी दी होती है इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, वो क्या हैं, आपके मेंबर्स बन जाते हैं। नीचे उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी हुई है, सिंपल आपने डेफिनेशन बता देनी है। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को आज समझ आ गई होगी। काइंडली इसको लाजमी आपने पढ़ना है, साथ साथ थोड़ा बहुत 10-15 मिनट देते जाएं ताकि चीज़ें साथ साथ रिजॉल्व होती जाएं। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अंडर सेक्शन 42 आपकी जो कंपनीज रजिस्टर होती हैं, NPOs। ठीक है, ये पहले भी हमने एक जगह पे डिस्कस किया है, अभी दोबारा मैं आपसे पूछूंगा कल। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।